हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी बच्चे 21 फरवरी को क्लास 10 मैथ का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना। ये हमारा मैराथन वीडियो है। इसमें आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्न एक ही वीडियो में लिए गए हैं और आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं आप सारा तैयार कर लेना। आप ये समझकर तैयार करना कि कल हमारा एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है, आपका दिन खत्म हो जाएगा और एग्जाम की तैयारी करते रहो क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ठीक है, अंतिम मौका है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप लोग 95% जरूर आएगा। आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो बनाया गया है, तो इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 20,000 लाइक। जितने बच्चे देखिए लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और भी क्लासेस आप लोगों के लिए आने वाली है, तो ये आप लोग जल्दी से कर लो 70 नंबर पक्का। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मैथ के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना छोड़ कर आओ। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, और आप लोगों को ये सारा क्वेश्चंस का नोट्स बना लेना है, नोट कर लेना। अगर आप लोग ये नोट्स बनाओगे ना तो यही नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम के समय 90% दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद रहेगा हमेशा के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के लिए 100% वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएं आपसे रिक्वेस्ट है नोट करना और इन सारे को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न में पूछ रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, मतलब जो आपका धनात्मक पूर्णांक p है के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है p, या फिर v वाला ऑप्शन है p+1, या c है 2p, या 2p+1। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो अगर नहीं पता है तो आप लोगों को मैं इसका आंसर बताता हूं। ठीक है, इसका जो हमारा सही आंसर होगा स्टूडेंट वो है 2p+1, क्योंकि हमें बताना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होता है वो 2p+1 होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, मतलब इसलिए कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो 2p+1 लिख देना। ठीक है, और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि आप लोगों को ध्यान से समझना है, ध्यान से समझो। इसमें हमें क्या बताना है कि जो आपका 15, 18 और 24 का लासा है, इसका आपको लासा बताना है। ठीक है, लासा ऑप्शन नंबर ए है 90, ठीक है, या बी है 120, या सी है 240, या फिर 360। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको नहीं पता सॉल्व करना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों का जो चीजें हैं उसको एक तोड़ लो। जैसे आपका 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x5 लिख सकते हैं, या 3x5 या 5x3 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। ठीक है, और 18 को क्या लिखा जा सकता है, छोटी से छोटी संख्या से देखना। पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको 3x3x2, ठीक है, मतलब 2 से एक बार डिवाइड करा, ठीक है, कट गया। फिर आपका 2 से करो 9 आएगा, तो 9 का 3 से, फिर 3 से, फिर आपका 24। इसको हम लोग कर सकते हैं। देखो 2 से एक बार होगा तो 12 होगा, 12 को 2 से करोगे क्या हो जाएगा 6, एंड फिर 2 से करोगे फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं जो आप लोगों के लिए मेन पॉइंट है। अब यहां देखो 15 जो है इसको हम 3x5 ही रखेंगे क्योंकि इसका घात नहीं रहेगा। और फिर 18 को हम लोग देखो यहां 3x3 है तो 3 की 2 घात लिख सकते हैं इंटू 2, एंड 24 को हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट 2 की घात 3 इंटू हमारा ये 3 है ना, हाँ 3। ठीक है, नहीं हाँ 3 है ना, ये आप लोगों का 3 है, सही है। ठीक है, अब लासा ज्ञात करने के लिए इतना आपको समझ में आ गया, 2 की घात 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी घात है उनको ले लेना है। ठीक है, फिर वही हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप लोग ध्यान से समझो। अतः हमें लासा ज्ञात करना था ना, तो यहां लासा जो होगा ना, मतलब लासा हमारा किसका किसका, एक तो हमारा 15 का है, एक 18 का है, एक 24 का है। ठीक है, इसका लासा जो होगा हमारी सबसे बड़ी घात, देखो यहां सबसे बड़ी घात आपका कौन सा है, सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 है, तो इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, इंटू, ठीक है, फिर आपका 2 की घात 3 हो गया, फिर आपका 3 की घात 2 है,
इंटू 5 की घात ये 1 है, 1 मान लिया जाता, नहीं होता, बस इतना ही लेना है जितनी घातें हैं, ठीक है। तो इसका आप लोगों का यहां लिख देना कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो तीनों संख्याओं में समृद्ध हो, मतलब तीनों संख्याओं में हो, ठीक है, मतलब तीनों संख्याएं में 2, ठीक है, और यहां 3, यहां 5, ठीक है। और इसका जो हमारा लासा होगा वो हमारा 360 होगा। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 360 होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 360, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सारा क्वेश्चन तैयार करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिया है HCF 252, 594 बराबर 18, ज्ञात कीजिए एलसीएम। आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 8300 एंड बी है 8010 या सी है 8316 या फिर 5200, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम, ठीक है, ध्यान से समझो, मैं आपको बताता हूं। एलसीएम हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दो संख्याओं का गुणनफल, जो हमारी दोनों संख्याएं हैं उसका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब हम दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो जो हमें गुणनफल मिलेगा, ठीक है। और बटे में, ध्यान से समझो, बटे में हमारा HCF दिया हुआ है 18, ठीक है, तो बटे में आप HCF लिख देना, HCF, ठीक है। समझ में आ गया? बस आंसर आ गया, कुछ नहीं है। देखो, आपको दो संख्याएं जो आपकी दी हुई उसको मल्टीप्लाई कर लो। दोनों संख्याएं हमारी फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि 252 है और 594, ठीक है। और बटे में आप 18 कर लो, बटे में जो हमारा 18 है उसको कर लो, ठीक है। अब जब इसे आप लोग बच्चों सॉल्व करोगे ना, तो वो हमें मिलेगा 8316, यही हमें मिल जाएगा इसका एलसीएम 8316। कहीं ऑप्शन है? हाँ, ये सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए है +-1, बी है +1 एंड सी है -1 एंड डी है 6। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो मैं आपको सॉल्व करके अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर समझाता हूं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसान लगे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? A1 बटे में A2, ठीक है, बराबर है B1 बटे में B2 और बराबर है C1 बटे में C2। A1 A2 V1 V2 ये सारा तो सभी बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत ज्यादा आसान होता है। देखो, आप लोगों का यह समीकरण है, ये आपका A1 है, ठीक है, ये आपका इस समीकरण में आपका ये A2 है, इसके आगे जो गुणांक है, ठीक है, एक गुणांक माना जाता है। ये हमारा क्या है? V1, इसके आगे जो गुणांक है ये V2 और ये C1 C2, ठीक है। तो आप लोग देखो, A1 हमारा क्या है? A1 हमारा यहां K है, ठीक है, A1 हमारा K है, तो इसलिए हम लोग A1 की जगह K लिखेंगे बटे A2 हमारा कितना है? A2 हमारा देखो यहां जो है ना, ये दूसरा समीकरण है, यहां एक माना जाता है गुणांक, तो इसलिए हमारा A2 1 हो जाएगा, ठीक है। A2 हमारा क्या हो जाएगा? 1। और V1 बच्चों, B1 हमारा क्या है? यहां 1 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, ठीक है, 1 हो जाएगा, तो 1 में और बटे V2 हमारा ये K है ना, समझ में आ रहा ना सारी चीजें? K और बराबर C1 हमारा क्या है? C1 हमारा देखो, एक तो K स्क्वायर है, दूसरा हमारा 1 है, ठीक है, तो K स्क्वायर बटे में 1। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लो, K स्क्वायर और बटे में 1, ये हमें मिल गया ना, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? एक दूसरे को बराबर A1 अपान A2 V1 अपान V2 के बराबर लिख देंगे, ठीक है, बस बराबर लिख दो, बस आप लोग इसको सॉल्व कर लो। मतलब हमारा क्या है कि A1, ये हमारा जो K है, K बटे 1, A1 अपान A2 बराबर है V1 अपान V2 के, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। तो इस चीज को आप, हमें K की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, तो यहां से हम K की स्क्वायर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और हमारा ये 1 हो जाएगा। और ये आप लोग जब अंडर रूट हटाओगे, मतलब स्क्वायर जब हटाओगे ना, स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा हटेगा तो हमारा +-1 हो जाएगा, +-1 देखो ऑप्शन में है बच्चों,
हाँ, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, +-1 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, +-1 ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। ठीक है, यहां आपको p का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 1, v है 0, c है 2 एंड d है 3 या 3। ठीक है, तो अब यहां आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, हमें मूल दिया हुआ है ना, तो मूल अगर दिया हुआ है तो हमारा समीकरण क्या है, समीकरण आपका जो समीकरण है वो है x² + 2x एंड -p = 0। और हमारा जो मूल है ना, मूल हमारा वो कितना दिया हुआ है बच्चों, -2 है, और हमें p की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो -2 हमें जब मूल दिया हुआ है तो x के स्थान पर -2 वैल्यू रख दो, आ जाएगा आंसर। देखो हमने यहां x के स्थान पर -2 का स्क्वायर कर लिया, और प्लस यहां हमारा 2 है, इंटू हम x के स्थान पर -2 रखेंगे, और -p = 0। ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से समझोगे ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस। यहां आपका 4 हो जाएगा, ये 2 × 2 यानी कि -4 हो जाएगा, और -p हो जाएगा = 0। यहां का ये घट जाएगा, कट जाएगा, और यहां से p की वैल्यू जो आएगी वो हमारा 0 आ जाएगा, मतलब p का मान हमारा 0 आएगा। तो यहां से हमें p की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो p का मान हमें देखो यहां ऑप्शन नंबर v हमारा सही है, 0 हो जाएगा। ठीक है, v वाला ऑप्शन सही है, 0। अगला क्वेश्चन 6 वाला देखो ध्यान से कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 की मूल का योग, आपको यहां योग निकालना है, मूलों का योग निकालना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको कैसे निकालोगे, चलो हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है 3/5, बी है -3/5, सी वाला ऑप्शन है 2/5 एंड डी है -2/5। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, देखो यहां से हमारा जो समीकरण है वो क्या है, 5x² - 3x + 2। यहां से अगर मैं a की बात करूं तो यहां a क्या है, x² का गुणांक a हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, और v हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c जो हमारा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपको पता चल गया तो अब मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं मूलों का योग का। ठीक है, मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब है जुड़ना। ठीक है, यानी कि आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, ये मूलों का योग होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब हम लोग क्या करेंगे, मूलों का योग का मतलब है x, जो आपका x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक हम लोग मूलों का योग ज्ञात कर रहे हैं ना, यहां आप लोग माइनस लगा देना है। ठीक है, -x का गुणांक बटे आप लोगों का ये x का गुणांक लिखना है, x का गुणांक, नीचे आप लोगों का x² का गुणांक लिखना है। इतना ध्यान रखना, इसमें बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं। ठीक है, ऊपर आपका x का गुणांक रहेगा, नीचे आप लोगों का x² का गुणांक रहेगा। तो x का गुणांक हमारा कितना है, x का गुणांक बच्चों हमारा ये है -3 है ना, -3। तो एक तो हमारा माइनस ऑलरेडी है और ये हमारा -3 है, बटे में x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक हमारा है 5। तो यहां आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमें मिलेगा 3/5। क्या मिलेगा, 3/5, यानी कि आपका कहीं भी ऑप्शन हो 3/5 उस पर टिक लगा दो। 3/5 ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही है, 3/5। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग फोकस करो, इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 6 एंड सी है 9 एंड डी है हमारा 12। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहां सबसे पहले आप ये ज्ञात कर लो हमारा ए बी सी क्या है। ठीक है, तो यहां हमारा ए क्या है, सभी बच्चों को पता होगा, x² का गुणांक a होता है यानी कि 3 है, और v हमारा है -6 एंड c हमारा है k। तो बच्चों अब मूलों का योग, ठीक है, यहां हमारा मूल समान है यानी कि d की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारा, मैं आप लोगों को एक सूत्र बताता हूं, वो कौन सा, विविक्तर का सूत्र है। ठीक है, विविक्तर का सूत्र कि v² - 4ac v² - 4ac बराबर d होता है, लेकिन d की वैल्यू 0 है। यहां से आप बहुत आसानी से k के मान निकाल सकते हो। देखो v का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर एंड -4 इंटू a का वैल्यू है 3 इंटू c का वैल्यू k बराबर 0। ठीक है, यहां हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 यानी कि 36, और ये हमारा 12 के हो जाएगा,
और बराबर 0, ठीक है। अब यहां से हमारा ये -12k है और बराबर ये हमारा -36 हो जाएगा और k बराबर हमारा -36 बटे में -12। अब हमारा ये हो जाएगा k का मान जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना। मतलब आपको पता चल गया ना, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान तरीके से बताया हूं। तो k का मान हमारा 3 है और आप लोगों का ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही है। k का वैल्यू जो मिलेगा वो हमें 3 मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछ रहा है 7x² -28 बराबर 0 का मूल है। ऑप्शन नंबर ए है 2 एंड बी है 2 माइनस में एंड सी है +-2 एंड डी है +-1। अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों को लगाना पड़ेगा, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। 7x² -28 बराबर 0 है ना, इसको सॉल्व करना है। तो यहां हमारा 7x² है बराबर, आप इसको 28 कर सकते हो, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। x² हम लिख सकते हैं 28 बटे में 7 बराबर 4। अब यहां से केवल x हम लोग लिख सकते हैं बच्चों √4 बराबर +-2, +-2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है +-2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 समझो स्टूडेंट। इसमें क्या पूछ रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, मतलब दो आकृतियां हैं जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, वो क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियां, समान आकृतियां, या फिर समरूप आकृतियां, या सममित आकृतियां। देखो समरूप आकृतियां कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि समरूप का मतलब होता है जिनके रूप समान हो, आकार समान हो या ना हो, मतलब आकार उनका समान हो, मतलब वो जो है दिखने में एक जैसा हो, आकार समान हो, लेकिन उनका माप जो है वो चाहे जितना हो, ठीक है, माप नहीं डिपेंड करता है, तो वो हमारा समरूप आकृतियां कहलाएंगी, ठीक है, समरूप। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC में रेखा AD जो है वो कोण ABAC का अर्धक रेखा है, ठीक है। तो यहां VD और रेशियो हमारा DC का अनुपात होगा। देखो VD जो हमारा ये VD है और DC का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये वाला देखो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को इसको समझना है। देखो इसका हमारा, देखो ये हमारा इसको आप ये ले लो 6 और इसको आप 5 वाला इसको मान लो, यानी कि 6:5। मैंने ट्रिक बताया, ऐसा नहीं है, इसको सॉल्व नहीं है, ट्रिक बताया है, ठीक है, कि आप इसको 6 ये वाला इसके लिए ले लो, ये वाला इसके लिए ले लो, और अगर ये क्वेश्चन है आप बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत टिक लगा देना 6:5। अगला क्वेश्चन देखो 11, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। कोण ABC, ये हमारा कोण ABC है, ABC, ठीक है, ABC। और ऑप्शन नंबर ए है 120 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 90 डिग्री एंड डी है हमारा 45 डिग्री। तो यहां हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं, यहां हमें बच्चों जो कोण V होता है, कोण V वो बताना है कितने डिग्री का है, ठीक है। तो बच्चों यहां आप लोग देखो, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आपका AB कितना है? AC 12 सेंटीमीटर, BC हमारा 6 सेंटीमीटर एंड AB हमारा 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें V निकालना है बच्चों, ये आपको पता होगा 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये देख लो भाई, ये ऐसा चित्र बना रहेगा, कौन नहीं कहेगा ये 90 डिग्री है। ये 120 डिग्री थोड़ी नहीं है V, ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री थोड़ी नहीं है। ये ऐसे देखो, एक सीधी लाइन ऐसे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो इसलिए हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना, ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपका मैथ जो होता है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूं उस टाइप से तैयार करो। इसमें मैंने तुरंत 90 डिग्री लगा दिया, कोई नहीं गलत कर सकता। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, अगर यहाँ कोण V की वैल्यू पूछेगा, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2:3 है। अब 2:3 और इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सारे बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। देखो ये हमारा 2:3 को आप लिख सकते हो 2/3। हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका स्क्वायर कर लो, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4/9 हो जाएगा, और इसको हम 4:9 लिख सकते हैं, 4:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 4:9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, लिखा हुआ है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए है 5 एंड बी है 7 एंड सी है 13 एंड डी है हमारा 17। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट? देखो मैं आपको उस फॉर्मूला बताता हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग ये सारा क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। देखो आपको बीच की दूरी निकालनी यानी कि डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारा x1 क्या है? x1 5 है, ठीक है, 5 है, प्लस x2 12 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस है और ये माइनस अंदर प्लस हो जाएगा स्क्वायर। y1 y2 दोनों 0 0 है, माइनस है ना, माइनस कर लो 0। 0 को कोई अस्तित्व ही नहीं है, 0 आपका खत्म हो जाएगा और फिर हमारा ये जुड़ जाएगा और ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर अंडर रूट हटाओगे तो ये हमारा केवल बचेगा 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा 17। तो इसकी हमारे बीच की दूरी जो होगी वो 17 होगा। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि यदि बिंदुओं Q जो है -6,5 और R जो है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P जो है वो a/3 और हमें 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये दिया हुआ ना a/3। चलो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे याद करना है। x का निर्देशांक, ठीक है, जो हमारा x का निर्देशांक है उसका फॉर्मूला लगाओ। x का निर्देशांक, x का निर्देशांक x1 आपका क्या है? ये x1 है, तो x1 और प्लस सॉरी x1 का वैल्यू रख दो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो, -6 है, ठीक है, और हमारा प्लस x2 है, x2 हो गया, ठीक है, ये हमारा x2 है, ठीक है, और बटे में हमारा ये देखो 2 हो जाएगा क्योंकि ये हमारे 2 पद हैं, तो ये 2 मध्य बिंदु के लिए हमारा ये 2 हो जाएगा। देखो x1 बटे x2 बटे में 2, ठीक है, और बराबर हमारा x का जो निर्देशांक है ना वो हमें ये दिया हुआ है a/3। ये हमारा x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है, ठीक है, तो x का निर्देशांक आपको लेना है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो, आपको a का मान मिल जाएगा। देखो ये हमारा जुड़ जाएगा -8 और बटे में 2 और बराबर a/3, ठीक है, और यहां हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा और ये हमारा -24, 8 का 3 से गुणा होगा 24 हो जाएगा, -24 बटे में 2 और बराबर हमें मिलेगा a बराबर 12, वो भी माइनस में, याद रखना माइनस में 12 मिलेगा। -12 हमारा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, -12। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बिंदुओं जो है 3,4 के मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है -3 एंड सी है 4 एंड डी हमारा है 5। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं आपको बताता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। 0,0 आपका एक निर्देशांक हो जाएगा, एक हमारा ये, तो आप लोग डी बराबर बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाओ, ठीक है, डी बराबर हमारा x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो हमारा बिंदुओं जो है किसका किसके बीच की दूरी निकालना है। बिंदुओं हमारा एक है 3,4 और तथा हमारा दूसरा जो है वो 0,0 है, के बीच की दूरी, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी आप लोग निकाल लो, x1 x2 आप रख लो, x1 हमारा 3 है, x2 0 है, का स्क्वायर कर लो, एंड प्लस 4 है -0 है, का स्क्वायर कर लो। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जुड़ के हमारा √25 हो जाएगा और इसका वैल्यू 5 आएगा, बीच की दूरी हमें 5 मिलेगा। 5 आपका ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है 5। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर, उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिनके शीर्ष जो है 7,5, 5,7 एंड हमारा -3,3 है। ऑप्शन नंबर ए है 3,5, बी है 2,4, सी वाला ऑप्शन है 2,4 एंड डी है हमारे पास 4,3।
तो अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आओ हम आपको बताते हैं। देखो आपको मध्य बिंदु दिया हुआ है ना, मतलब हमें त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला लगाओ, ठीक है, जो आपका केंद्रक का फार्मूला है। देखो केंद्रक का फार्मूला जो हमें x बराबर मिलेगा, देखो x की वैल्यू हम यहां से ज्ञात कर लेंगे और y का, तो हमें वही निर्देशांक मिल जाएगा x1 x2 प्लस x3। देखो ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3, और तो है नहीं, केवल 3 तक है, तो यहां 3 में भाग दे दो, ठीक है, वैल्यू रख दो, बस हमें अभी मिल जाएगा। x1 हमारा क्या है, ये x1 है 7 प्लस x2 हमारा ये 5 माइनस 3, x हमारा 3 है, x3 हमारा बराबर, ये हमारा जुड़ के घट जाएगा, यानी कि आपका 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, 9/3 बराबर आपका 3। ये हमारा x की वैल्यू मिली, ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। y की वैल्यू भी ज्ञात कर लो ऐसे, क्या दिक्कत है। y बराबर हमारा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में आप 3 कर लो, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारा y1 है 5, y2 है 7 और हमारा ये 3 है, बटे में 3 से भाग दे दो, हमारा जुड़ के हो जाएगा आप लोगों का कितना होगा 12 15, 15/3 इक्वल टू हमारा 5 होगा। तो x का निर्देशांक 3 है, y का निर्देशांक 5 है, यही हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक 3,5। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 3,5, क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 16 तक। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, यदि 3 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री एंड डी है 90 डिग्री। तो कितना होगा बच्चों, सारे बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वैसे सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर देखो। आप लोगों का 2 cos 3 थीटा बराबर 1, ठीक है, बराबर 1। अब यहां से हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर, ये आपका 2 इधर आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 हमारा cos में किसकी वैल्यू होती है, सारे बच्चों को पता होगा। cos में जो हमारा साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो cos 3 थीटा बराबर हमारा cos 60 डिग्री, ठीक है, यहां से cos कट जाएगा और यहां थीटा बराबर 60 डिग्री बटे में 3 इक्वल टू हमारा 20 डिग्री। 20 डिग्री आएगा बच्चों आंसर, 20 डिग्री, ठीक है, इसको आप 20 डिग्री कर लो, ठीक है, 20 डिग्री ही सही है, 20 डिग्री सही है। ऑप्शन मैंने नहीं दिया वो गलती से, तो हमारा 20 डिग्री सही हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री हमारा सही रहेगा, ये ध्यान रखना सारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है साइन 60 डिग्री, बी है cos 60 डिग्री एंड सी है tan 60 डिग्री एंड डी हमारा साइन 30 डिग्री। तो अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल आप लोग वैल्यू अच्छे से रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू आप लोगों को बताओ, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो tan 30 डिग्री है इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगा, तभी तो आप लोग ये सॉल्व करोगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना, यहां हमारा सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू का मान रख दो tan का, तो यहां हमारा हो जाएगा 2 × 30 डिग्री की वैल्यू का मान होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर लो, बस सॉल्व करो आ जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे ये हमारा हो जाएगा 2/√3 और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हमारा 3 कम 3 1 4, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, यानी कि हमारा 2/√3 है और इनटू हमारा ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे चला गया, 2 से 2 यानी कि 2 हो गया और यहां एक रूट से एक रूट कट जाएगा, ठीक है, एक रूट बचेगा, यानी कि हमारा √3/2 और √3/2 बच्चों किसका आंसर होता है, √3/2 किसका आंसर होता है, साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री देखो ऑप्शन में है बच्चों, साइन 60 डिग्री, हाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, साइन 60 डिग्री हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 का साइन 60 डिग्री सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यदि cos स्क्वायर बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर का मान होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग कैसे लगाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
देखो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज्यादा आसान भी है। ठीक है, हमारा लिखा हुआ है वैल्यू दे रखा है कॉस स्क्वायर बराबर 1/2, ये हमें वैल्यू दे रखा है। तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, साइन स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये हमारा 1 बराबर ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखा है ना कि आप लोगों का। ठीक है, तो हमें स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे ही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां हम 1/2 कर लेंगे और 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा आंसर। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1/2 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a बराबर का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3/4, बी है आपका 5/4, सी है 2/3 एंड डी है 3/2। तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, यहां हमारा जो लिखा हुआ है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, अब हम cot a बराबर लिख सकते हैं 4/3, लिख सकते हैं ना 4/3, और cot a को हम लिख सकते हैं 1/tan a, लिख सकते हैं ना, क्योंकि cot a tan a का उल्टा होता है। तो इसको हम लोग ये भी, जैसे ये आपका 4/3 है भी तो उल्टा लिखा है, अगर हम tan स्क्वायर को tan a को ऊपर ले लें, tan a को, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। बस अगर इतना आ गया ना तो फिर मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं। ठीक है, हमें sec a याद करना है, तो sec a जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अब आप लोग यहां वैल्यू रख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर कर लो। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हमें मिलेगा 25/16 का रूट। तो ये हमारा 25 का रूट हो जाएगा 5 और 16 का हो जाएगा 4, 5/4 हमें मिलेगा। ठीक है, सेक ए की वैल्यू 5/4, सेक ए की वैल्यू जो मिलेगा हमें वो 5/4, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 5/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 समझो, इसमें लिखा हुआ है जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बने कोण को प्रेरित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो कहलाता है, मतलब नीचे से ऊपर। ठीक है, तो वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। ठीक है, ध्यान रखना, अवनमन और उन्नयन इन दोनों में अंतर याद रखना। ठीक है, कैसे हम लोग पहचानते हैं बता रखा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। मतलब ये हमारा परिधि दी हुई है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या बहुत ज्यादा आसान है, इसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, 4:9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 4:9। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 2 मात्रक, बी है पाई मात्रक, सी है 4 मात्रक एंड डी है 7 मात्रक। बच्चों संख्यात्मक रूप में बराबर है, यानी कि इसकी जो वृत्त का परिमाप है, परिमाप जो होता है वो हमारा होता है क्या, उसका फार्मूला सारे बच्चों को पता होगा, 2πr होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल πr²। ये दोनों संख्यात्मक रूप में बराबर है। ठीक है, ये दोनों हमारा संख्यात्मक रूप में बराबर है। तो फिर यहां पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा और यहां से आर की वैल्यू ओनली 2 आएगा। क्या आएगा? 2, यानी कि आर की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 2 मात्रक मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि हमारा आर की वैल्यू जो मिलेगी वो 2 मात्रक मिलेगा और ये और करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से समझो, जितना मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन। एक ठोस है, मान लो एक ठोस है, इसको मतलब गोला से शंकु बना दिया। ठीक है, तो फिर देखो इसमें से कुछ निकाला नहीं गया, जितना था उतना ही, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जितना था उतने से ही तो बनाया गया। 10 ग्राम आपका था, 10 ग्राम से आपने गोला से शंकु बना दिया, शंकु से बेलन बना दिया, तो क्या दिक्कत है? ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना आपका 2 गुना होगा, पहले के समान ही रहेगा, मतलब पहले के समान। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 समझो, एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा जाता है। ठीक है,
फिर तल के एक ओर बने शंकु को हटा लिया जाता है तो नया आपका भाग क्या कहलाता है? शंकु का छिन्नक या शंकु कहलाता है, या बेलन या गोला? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? देखो एक भाग को तो निकाल लिया गया, तो हमारा जो नई आकृति होगा वो आपका शंकु का छिन्नक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शंकु का छिन्नक। याद रखना, शंकु का छिन्नक कहलाएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है वो। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जरूर पूरा समझना चाहिए। ये आप लोग क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया जाता है। इस गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन ज्ञात करना है, जबकि हमें भुजा जो दी हुई है और घन की भुजा दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है 160 सेंटीमीटर क्यूब, बी है 179.5 सेंटीमीटर क्यूब, एंड सी है 150 सेंटीमीटर क्यूब एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक बात याद रखना, मैं आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके समझाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। गोले का व्यास, गोले का जो व्यास होगा ना, मतलब ऊपर से पूरा काटा गया ना, तो गोले का व्यास जो होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? घन की भुजा के बराबर। गोले का व्यास जो होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा, और घन की भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब बच्चा अगर गोले का व्यास पता चल गया तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करने में क्या जाता है? गोले की त्रिज्या आप लोगों को पता होगा, व्यास का आधा होता है, तो आपका 7 का आधा कर लो, 7/2 कर लो, हो गया। ठीक है, अब अगर इतना पता चल गया तो आप लोग बताओ गोले का आयतन ज्ञात कर लो। गोले का आयतन ही तो हमें निकालना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन आप लोगों को ज्ञात करने के लिए क्या करना है? 4/3 पाई r क्यूब वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखने का मतलब है यहां कि आप लोगों का 4/3 है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आप लोगों का 7/2 इंटू 7/2, त्रिज्या आपका 3 बार है, 7/2। पूरा सॉल्व करोगे बच्चों, काट पीट करोगे तो 179.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ध्यान रखना, 179.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अब निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है माध्य या माध्यिका या बहुलक या मानक विचलन। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है वो हमारा माध्य होता है। क्या होता है? माध्य। सॉरी, माध्य नहीं, ना ही बहुलक ना ही माध्यिका, हमारा मानक विचलन होता है। ठीक है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो हमारा नहीं है, वो मानक विचलन है। ठीक है, अगला देखो 28 नंबर, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है 5, सी है 8, डी है 3। तो समांतर माध्य निकालना है 1 से 9 तक का। 1, 1, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, और बटे में आप 9 कर लो, जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 45/9। काटोगे 5 आएगा, 5। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको 28 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं विद सॉल्यूशन के साथ अच्छे से। अब इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस पता था बता देना कमेंट बॉक्स में। इतने सारे जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, और ये हमारा मैथ का मैराथन वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला, ठीक है, एक आयताकार। इससे पहले अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लेना। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो बाग की विमाएं मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फिर इसमें आपको क्या है कि सबसे पहले आप मान लो, जैसा सारा माना जो हमारा बाग की लंबाई है उसको x मान लो। माना जो हमारा बाग की लंबाई है, बाग की लंबाई उसको आप x मान लो, x मीटर, तथा चौड़ाई को y मान लो। ठीक है, हमारा जो बाग की चौड़ाई है, चौड़ाई को आप y मीटर मान लो। ठीक है, y मीटर है, तो मतलब लंबाई हमारा x मीटर है और चौड़ाई हमारा y मीटर है। ठीक है, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग बाग का अर्ध परिमाप दिया है। ठीक है, बाग का
अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप। तो बाघ का जो अर्ध परिमाप होगा ना वो हमारा 36 है, 36 मीटर दिया है ना, तो इसको आप 36 मीटर लिख लो, ठीक है। अब आप लोग देखो हमारा जो बाघ का अर्ध परिमाप यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36 मीटर यानी कि 36, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। क्या नाम दे देना? समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। तथा आप लोग देखो, तथा हमारा कह रहा है कि यहां भी आप क्वेश्चन में देखो कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी जो लंबाई हो चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। तो लंबाई अगर मैंने x माना है और चौड़ाई को y के बराबर लिखते हैं, तो लंबाई हमारा किससे अधिक है? चौड़ाई से 4। तो इसको बराबर करने के लिए हमें चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा, चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इतना अब हम लोग कर लिए। अब यहां से आप क्या कर सकते हो? x माइनस वाई बराबर 4 लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे देना, समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर या जोड़ने पर कुछ भी लिख सकते हो। जोड़ने पर समीकरण 1 तथा जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? एक तो हमारा x प्लस वाई है इक्वल टू 36 और एक हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। जोड़ लो दोनों को, तो यहां से हमारा माइनस वाला तो कट जाएगा, यहां से 2x आएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो 40/2 इक्वल टू हमारा x की जो वैल्यू आएगी वो 20 मीटर आएगा। कितना आएगा? 20 मीटर। अब ये हमारा हो गया x की वैल्यू। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम कहां रखेंगे? समीकरण 1। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो हमारा है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है, अर्ध परिमाप। तो फिर इतना है, तो आप यहां से x की वैल्यू 20 रख दो प्लस y इक्वल टू 36। y बराबर हमारा 36 में से आप 20 घटा लो, ठीक है, मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 16 आएगा। तो यहां से देख सकते हो आप लोग कि हमारा जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। ये हमारा चौड़ाई है, ये हमारा लंबाई है। लंबाई हमारा 4 अधिक है ना, तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बस लंबाई हमारा ये है और चौड़ाई हमारा ये है, ठीक है। बस यही आपका पूरा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा है पहला नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना हमारा जो अंश है और हर है, ठीक है। देखो माना जो हमारा अंश है, अंश माना अंश को आप x मान लो, ठीक है, तथा हमारा हर जो है, तथा हर को आप y मान लो, ठीक है। अंश x तथा y हर है। तब अब हमारा भिन्न क्या होगा? भिन्न तो अब आप लोगों को पता चल ही हो गया होगा कि आपका अंश बटे हर होता है, यानी कि x बटे y होता है, ठीक है। ये हमारा भिन्न हो गया। अब देखो आप लोग अगर भिन्न में, मतलब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आप समझ लो, प्रश्नानुसार आप देख लो, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। हमारा केस नंबर फर्स्ट है, अगर हम अंश में 1 जोड़ दें, देखो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अगर मैंने ये x है और इसमें 1 जोड़ दिया, अंश में 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा लें, यानी कि y हमारा हर है और इसमें से 1 घटा लें, तो हमारा भिन्न 1 में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको आप सबसे पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहां से x प्लस 1 और यहां से हमारा y माइनस 1, ठीक है। यहां से हमारा कितना हो जाएगा?
x माइनस वाई, ठीक है, अगर हम इसको इधर कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम बराबर ही रखेंगे तो यहाँ x बराबर हमारा y और ये एक इधर आएगा, ठीक है, एक हमारा इधर आएगा और यहाँ एक है तो ये -2 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू वाई -2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो, x इक्वल टू वाई -2। अब शर्त दूसरा देखो, हमारा शर्त दूसरे में क्या कह रहा है, शर्त नंबर सेकेंड, इसमें कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हम केवल हर में, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में केवल एक जोड़ना है, तो हर में मैंने एक जोड़ दिया तो फिर हमारा जो भिन्न है वो 1/2 हो जाता है, 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। तो यहां से आपका 2x बराबर y एंड +1, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से 2x है, यहां y +1 है, ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अब यहां से x की वैल्यू आप यहां रख लो, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण, जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखने पर, जैसे हमारा जो x का मान है वो यहां रख दो, ठीक है, तो x का मान रख दोगे तो यहां हमारा x का मान यानी कि 2 है और x का मान है y -2 बराबर हमारा है y +1, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2y बराबर -4 इक्वल टू y +1, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, यानी कि 2y और ये इधर आएगा -y हो जाएगा, और ये हमारा +1 है और ये आपका -4 है, उधर जाएगा +4 हो जाएगा। यहां से अगर y की वैल्यू देखी जाए तो 5 आएगा, कितना आएगा, y की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 हमारा है x बराबर y -2, तो यहां हमारा x बराबर हमें मिल जाएगा 5 -2, x बराबर हमारा 3, तो यहां से x और y की वैल्यू आपको मिल गया। तो अब अंश और हर यानी कि भिन्न हमें मिलना चाहिए, तो भिन्न हमारा कितना हो जाएगा, भिन्न इक्वल टू हमारा x बटे में y है, ठीक है, x बटे में y, x की वैल्यू हमारी 3 है और y की वैल्यू 5 है, यही हमारा भिन्न हो जाएगा, बस 3/5। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से बताया हूं ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देख सकते हो एनसीईआरटी का 2019, 20, 22 कई बार आया है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन अगर 1 से 2 बार आ जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां देखो आपका लिखा हुआ है x बटे x+4 माइनस x अपान x -7 बराबर आपका 11/30, और x की वैल्यू जो है वो -4 और 7 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, कुछ है नहीं। सबसे पहले आप समीकरण जो दिया हुआ है उसको अच्छे से लिख लो हल में। हमारा समीकरण ये है, तो समीकरण आप एक बार लिख लो, 1/x+4 है और -1/x-7 है बराबर 11/30 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x+4 भिन्न भिन्न है ना, तो x -7 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहां आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा x -7 का, तो x -7 ही रहेगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हमारा -x और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और ये हमारा +4 है बराबर 11/30। अब देखो इसका ब्रैकेट खोल दो, x -7 माइनस x -4 और बटे में आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के x² -3x एंड -28। कैसे आया,
कुछ नहीं है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। x का गुणा x से होगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा देखो x का 7x से होगा -7x, ठीक है। फिर इसका 4x से होगा तो 7x में से 4x घट जाएगा, इतना हो जाएगा 3x, और यहाँ 4 का 7 से होगा 28 हो जाएगा। बस इतना आपको समझना था। बराबर यहाँ हमारा 11/30, यहाँ से x से x कट जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ हमें ये जुड़ जाएगा और ये हमारा -11 मिल जाएगा ऊपर, और ये हमें मिलेगा x स्क्वायर -3x और -28 ये, और ये हमारा 11/30। दोनों में आप 11 से भाग दे दो, मतलब ये जो है ना, मतलब 11 से भाग दोगे तो 11 हट जाएगा, तो फिर हमारा हो जाएगा ये 1 -1/x स्क्वायर -3x -28 और बराबर ये हमारा 1/30 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा -3x -28 और बराबर हमारा ये हो जाएगा 30, वो भी माइनस में। ध्यान से समझना पूरा क्वेश्चन, -30, तो ये हमारा x स्क्वायर है -3x और -28 और इधर आएगा +30 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा x स्क्वायर है -3x और ये +2 हो जाएगा बराबर 0। अब जोड़ने घटाने पर आपका 3 और गुणा करने पर 2, तो फिर बहुत आसान है, x स्क्वायर माइनस, अगर 2 में आप +1 करोगे तो ये 3 हो जाएगा और गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, +2 बराबर 0। यहां से x स्क्वायर -2x एंड -x +2 बराबर 0, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ x -2 बचेगा, यहां से -1 कॉमन ले लूंगा, यहाँ x -2 बचेगा बराबर 0। x -2 एक ब्रैकेट में, x -1 एक ब्रैकेट में बराबर 0 और x -2 बराबर 0, तो x बराबर हमारा 2 मिलेगा, एक वैल्यू हमें x का 2 मिला, और x -1 बराबर 0, x बराबर हमारा 1 मिला, एक वैल्यू हमारा 1 मिला। तो यानी कि हमारी जो दो वैल्यू होंगी वो 1 और 2 होगा, समीकरण के जो मूल होंगे वो हमारा क्या होगा 1 और 2 होंगे, 1 और 2 या 2 1, ठीक है। इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में अच्छे से समझाया हूं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बिल्कुल सॉल्व ही कर लेना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। बस यहां आप लोग जो मैंने यहां लिखा है यहां लिख देना, 11 से भाग देने पर, 11 से नहीं तो समझ नहीं पाओगे, दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या है भाग देने पर, बस हो गया, ठीक है, इतना समझना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है, तो फिर इसमें आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक आप x, y मान लो, रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, क्योंकि निर्देशांक को मानोगे तभी तो आपको ज्ञात होगा। तो आपका जो रेखाखंड को माना, रेखाखंड को विभाजित करने वाले निर्देशांक करने, यही हमें ज्ञात करना है, वाले बिंदु का निर्देशांक, वो निर्देशांक आपको x, y मान लेना है। क्या मान लेना है x, y, ठीक है। बस अब आप क्या करोगे, आप यहां से आपका x1 x2 तो जानती हो क्या है, ठीक है। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये y2 है, ठीक है। इतना तो पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं। यहाँ x1 हमारा क्या है, x1 -1 है, y1 हमारा 7 है, x2 हमारा 4 है, ये x2 4,
और y1 y2 हमारा -3 है, ठीक है। एंड m1 क्या है, m1 हमारा ये जो अनुपात है 2 है, और m2 क्या है, m2 हमारा 3। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप x और y का मान निकाल सकते हो। x की वैल्यू रखो, x बराबर, x का आपका एक मतलब सूत्र रखना, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यू रख दो सारे का, आ जाएगा आंसर x का। m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 का -1 बटे में 2 + 3 बराबर ये हमारा 8 हो जाएगा, और ये हमारा -3 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, बराबर 5 बटे में 5 इक्वल टू हमारा 1 आएगा। ये हमारा x का मान निकला है। x और y का मान निकालो, हमारा निर्देशांक आ जाएगा। तो y का सूत्र याद रखना, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। सूत्र सेम है, केवल x2 की जगह y2 कर दो, और यहां हमारा m1 प्लस m2 कर दो, ठीक है। वैल्यू रख दो सारे का। वैल्यू हमारा m1 का कितना है, m1 का 2 है, y2 का कितना है -3 है, सारा मैंने लिख रखा है ऊपर, और ये 3 है, और y1 की वैल्यू 7 है, ठीक है। और यहां हमारा वो तो m1 और m2 यानी कि 2 + 3 है, और यहां हमारा ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा हमारा +21, और बटे में हमारा 5 है, बराबर हमारा हो जाएगा 15 बटे में 5 इक्वल टू हमारा 3 आएगा। x की वैल्यू हमारा 1 आया है, y की वैल्यू 3 आया है, तो x, y यानी कि जो हमें निर्देशांक मिलेगा वो हमारा कितना मिलेगा 1,3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x और y हमने माना था, तो यही तो हमें वैल्यू मिला है, बस हो गया। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में समझो इसमें क्या पूछ रहा है कि मीनार के आधार से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको यह सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो हमारा कितना है 6 मीटर है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने एक फिगर आपको समझाऊंगा, फिर आप लोगों को ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल सबसे पहले फिगर समझ लो, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप लोगों का एवी एक मीनार है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एवी एक मीनार बना लो, ठीक है। ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, ठीक है। एवी एक मीनार है, तो ए एंड वी एक मीनार है, ठीक है। अब दोनों ओर कोण बनना है, ठीक है। देखो मीनार के वी दोनों क्रमशः आपको एक 9 मीटर एक 4 मीटर, तो 9 मीटर और 4 मीटर में तो भैया अंतर है ही आधा से ज्यादा। तो सबसे पहले 9 मीटर, जैसे हमारा देखो ध्यान से, एक हमारा है 4 मीटर का, मैं एक छोटा सा बनाऊंगा 4 मीटर का, इधर हमारा 4 मीटर का है, और इधर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए 9 मीटर का। तो ये हमारा थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैंने मान लिया, ठीक है। एक 9 मीटर का, एक 4 मीटर का। तो 4 मीटर का हमारा ये है, ये हमारा मतलब यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर है, ठीक है। और ये हमारा जो है यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर है 20 है, ठीक है। पूरा समझ में आया। अब इसको आप एक बिंदु नाम दे दो P, और इसको एक नाम दे दो Q, ठीक है। P और Q। अब देखो यहां भैया एक ये लाइन को मिला दो और एक ये लाइन को मिला दो, ठीक है। सबसे पहले एक तो हमारा थीटा कोण है, तो इसको मैं थीटा मान लूंगा, और इसका पूरक है, मतलब कोटि पूरक जो होता है वो 90 - थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बस इतना सा आप लोगों को समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हो। हाइट हमारा ये है, हाइट यानी कि इसे हमें सिद्ध करना 6 मीटर, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो मैं इस चित्र के अकॉर्डिंग, माना ए बी एक मीनार है, माना ए एंड वी एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई h है ये, ठीक है। मीनार का आधार v है, v के दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्रमशः एक 9 मीटर का, एक 4 मीटर का, दूरियां दो बिंदु P और Q है, P और Q है, ठीक है। यदि P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है, तो थीटा से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, या क्यू से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कोटि पूरक 90 माइनस थीटा होगा। बस इतना सा याद रखना, कुछ और नहीं है। अब आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मैं त्रिभुज लूंगा चूंकि हमारा जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एपीवी में, एपीवी में, ठीक है। अब एपीवी में हमारा tan थीटा लगेगा, tan थीटा, tan इक्वल टू हमारा लंब क्या है, इसमें लंब आपका ये है एफ वी, यानी कि हाइज, और आधार हमारा है ए पी वी, ठीक है। कोण तो हमारा थीटा ही है, तो tan थीटा इक्वल टू h बटे में 9, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज। अब हमारा अगला जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हमारा ए वी क्यू में, ठीक है। अब ए वी क्यू में हमारा ये थीटा इतना है, ए वी क्यू में, तो अब यहां tan जो होगा वो 90 माइनस थीटा है, थीटा हमारा 90 माइनस थीटा है, बराबर। और यहां हमारा क्या है, मतलब ये तो 90 माइनस थीटा हो गया। अब ऊंचाई हमारा h ही है, और आधार हमारा 4 है, उसमें 9 था, इसमें 4 है, ठीक है। इतना समझ में आया। और tan 90 माइनस थीटा हमारा होता है cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू हमारा h बटे में 4 मिल गया, h बटे में 4, ठीक है। अब समीकरण 1 जो हमारा है और समीकरण 2 है, दोनों को गुणा कर दो। समीकरण 1 हमने इसको नाम दे दिया, और समीकरण 2 हमने इसको नाम दे दिया। समीकरण 1 सिद्ध करना है ना, तो कैसे भी कर सकते हो, तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, तो इसको गुणा कर लो। गुणा करने के लिए हमारा देखो, एक तो हम एक पक्ष में, जैसे हमारा tan थीटा इधर है, इस लेफ्ट साइड में, इधर भी हमारा cot थीटा है इंटू cot थीटा, और वो हमारा h बटे में 9 है गुणे h बटे में 4 है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो h का यहां आपका tan थीटा है, cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cot थीटा को आप लिख सकते हो, गुणा लिखा है, गुणा 1 बटे tan थीटा बराबर h का स्क्वायर, h का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 9 36 हो जाएगा, ठीक है। यहां से कट जाएगा tan, तो यहाँ इसका इधर हो जाएगा, तो h स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो 36 मिलेगा, और h बराबर हमारा √36 मिल जाएगा, और h बराबर अगर हम देखें तो 6 मिल जाएगा। बस हो गया, 6 मीटर हमें सिद्ध करना था, ऊंचाई 6 मीटर हमारा आ गया, ये ऊंचाई जो है 6 मीटर है, बस यही हमें सिद्ध करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 समझो, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है आप लोगों का, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में जरूर आएगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा करके कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपने ये समझ लिया तो ये सब चुटकियों का काम है सॉल्व करना, बस 1 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हल में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है हल। वैसे आपको पता होगा कि जो रूट में होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, जो हमारा विषम है ना, तो फिर अपरिमेय है, लेकिन हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखो माना जो √5 है एक, इसके विपरीत मान लेना है कि परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। देखो हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हमें इसके उल्टा मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर आपने इसे मान लिया तो √5 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, a/v के बराबर लिख सकते हैं, a/v, p/q, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहां हमारा जो a/v है, जहां a तथा v है, क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह
अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर हमारा ये सहअभाज्य संख्या है तो अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो हमारे दोनों पक्ष हैं उनका हम लोग वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्ष का मतलब हमारा √5 है, इसका वर्ग कर लो स्क्वायर, और बराबर a/v का स्क्वायर, इसका वर्ग कर लो, ठीक है। तो √5 जो होगा इसका वर्ग करोगे 5 के बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर v स्क्वायर का वर्ग करोगे v स्क्वायर, a स्क्वायर / b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां से v स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बटे में 5, और इसको आप लोग समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। और समीकरण फर्स्ट अगर आपको पता चल गया तो यहां हम लोग आप लोग लिख देना, चूंकि जो हमारा 5 है 5 वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। ध्यान से समझना, a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो क्या होगा? तो हमारा जो 5 है a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इतने पॉइंट आप याद रखना। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, a बराबर 5m लिख सकते हैं, a बराबर 5m लिख सकते हैं, a बराबर 5m लिख सकते हैं, जहां m क्या है, m कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है। m क्या है? कोई पूर्णांक है। अगर हमने इसको a बराबर 5m मान लिया तो a के स्थान पर आप 5m रख दो, a के स्थान पर क्या रख दोगे, 5m, यानी कि v स्क्वायर, और यहां आपका a स्क्वायर की जगह 5m का स्क्वायर कर लो, और बटे में 5 है। यहां v स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटे में 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां बचेगा v स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब यहां से हम m स्क्वायर बराबर देखें तो v स्क्वायर बटे में 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप दे दो बच्चा समीकरण नंबर सेकंड नाम। क्या दोगे? समीकरण नंबर सेकंड। अब वही केसेस यहां भी लिखना है, जैसे यहां आपने लिखा था वही चीज यहां भी लिखना है। जैसे 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो होगा v को भी विभाजित करेगा। बस इतनी सी चीज करनी है, विभाजित करेगा, बस। ये आपको इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो ध्यान रखना, अगर हमारा एक परिमेय संख्या होता है तो उसका HCF जो होता है ओनली 1 होता है। इनका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है? 5 है। इनमें जो कॉमन है वो 5 है a और b में, और जबकि अगर आपका परिमेय संख्या होगा, सहअभाज्य संख्याएं होंगी तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, ओनली 1 होता है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट में आप लोगों को लिखना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। जो हमारा समीकरण फर्स्ट है ये वाला, और समीकरण सेकंड से हमें क्या पता चला कि a और v, जो a है और v है, क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है? 5 है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपका इतना ज्यादा आसान है। मान लो अगर आपको √2 सिद्ध करना है तो जहां जहां √5 है वहां √2 कर देना है, ठीक है। एंड आप लोगों को जो a को मैंने माना था 5m, इसको 2m मान लेना। बस अगर √7 सिद्ध करना है तो a को आप 7m मान लेना। सेम प्रोसेस है, सेम थ्योरम है, सेम परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 100% चांस है कि आएगा, और इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखो 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2, और 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका समीकरण तो दिया है ना, तो अब आप लोग हल समझ लो। देखो आप लोग क्या करोगे, यहां सबसे पहले मान लो, माना, अभी आपको समझ में आएगा। 1/x - 1 इसको मैंने a मान लिया, तथा 1/y - 2 इसको मैंने v मान लिया। क्या मान लिया? v, ठीक है। अब इस समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस समीकरण को कैसे, देखो 5 को मैं बाहर कर सकता हूं, ठीक है।
एंड 1/x-1 लिख सकता हूं। ये और ये एक ही जैसा लिखा हुआ है, इसको मैं इसके पद में बदल रहा हूं, बस इतना सा। और ये तो हमारा ऑलरेडी उसी की तरह है, बराबर 2। ठीक है, इसको मैंने 6 को बाहर कर लिया और 1/x-1, और यहां से -3 को बाहर कर लिया, यहां से y-2 बराबर 1। ठीक है, यहां से वैल्यू रख दो। मैंने इसको क्या मान रखा है, ये इसको a मान रखा है, इसको v मान रखा है। ठीक है, तो a और v है ना, तो 5a हो जाएगा प्लस हमारा v हो जाएगा बराबर 2, और ये हमारा 6a हो जाएगा -3v हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, एक काम करो, समीकरण का नाम दे दो। सबसे पहले देखो, इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर सेकंड, इसको हम लोग समीकरण नंबर थर्ड, इसको हम लोग समीकरण नंबर 4। देखो नाम दिए रहोगे तो आसान लगेगा, और बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं, विलोपन विधि से हल करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे तो हम लोग समीकरण जो हमारा 3 है, ये 3 वाला समीकरण है ना, तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, 3 से गुणा करके जोड़ने पर, 3 से गुणा कर लो तो 3 से करोगे तो ये 15a हो जाएगा, यानी कि 15 ये प्लस 3v और बराबर हमारा 6 हो जाएगा। नीचे वाला ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये हमारा पद बराबर हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा, प्लस माइनस 21a हो जाएगा बराबर 7। a बराबर हमारा 7 एंड बटे में 21, ये हमारा a बराबर हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 a की वैल्यू आई। a का वैल्यू आप समीकरण 3 में रख दो, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा कितना है, ये वाला समीकरण 3, 5a प्लस b बराबर 2, 5a प्लस b बराबर 2, यहां वैल्यू रख दो। a की वैल्यू है हमारा 5 इंटू a की वैल्यू 1/3 प्लस v बराबर 2। आपका ये v जो होगा वो बराबर हो जाएगा 2 और ये -5/3, 3 2 जा 6 में से 5 जाएगा 1/3। v की वैल्यू भी हमें 1/3 ही मिला। 1/3 a की वैल्यू मिला है, 1/3 v की वैल्यू मिला है। अब आप लोग ये बताओ कि मैंने a और v को क्या माना था। a को मैंने माना था 1/x-1 बराबर a, ठीक है, बराबर a, और v को मैंने माना था 1/y-2 बराबर v। a की वैल्यू हमारी है बच्चों 1/x-1 बराबर 1/3, v की वैल्यू है 1/y-2 बराबर 1/3। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा y-2 बराबर 3, ये हमारा x बराबर ये 3 + 1 हो जाएगा, और y बराबर ये 3 + 2 हो जाएगा। x बराबर 4 मिलेगा, y बराबर 5 मिलेगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, यही आंसर है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखना, आएगा जरूर इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसी पैटर्न पर आएगा, हो सकता है थोड़ी सी गिनती वगैरह चेंज कर दें बस, और तो वही चीजें रहेंगी जो मैंने बता दिया। अब आगे देखो आप लोग क्वेश्चंस। देखो मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, रचनाएं से, किससे, रचनाएं से, कंस्ट्रक्शन से। देखो मैं अभी इसको लगवाऊंगा नहीं, इसकी वीडियो कल आएगी। ठीक है, कल आएगी। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि आप कोशिश करो, अगर लग जाए तो अच्छी बात है। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी तैयार कर लेना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही तैयार कर लो, ये तो तैयार ही करना है, और भी तैयार कर लेना। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना आए, मान लो आपको नहीं आता, कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इन सबकी सोल्यूशन आ जाएगी, ये जो है। और पूरे जो मॉडल पेपर आपको दिया गया, पेपर वायरल, उसकी भी सोल्यूशन आएगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले आप देख सको, टॉपर आप रहो। ठीक है, देखो यहां पहला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 60 डिग्री कोण पर झुकी हैं। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा है रचनाएं से। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, बना लेना। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है।
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। अगला है 3 नंबर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचिए और उसकी लंबाई की माप कीजिए, प्रकलन कीजिए, जांच कीजिए। ये 3 क्वेश्चन तो आप तैयार ही कर लेना, और भी अगर तैयार कर लेते हो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कर रहा और तैयार कर लो, और भी तैयार करो, ठीक है। लेकिन 3 में से आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं, इसमें से आएगा, तीनों में से कोई एक जरूर आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आज का ये वीडियो सारे बच्चे लाइक कीजिए, कम से कम 20,000 लाइक तक आप लोग ले जाइए। और ये हमारा मैथ का मैराथन वीडियो था। इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही बहुत सारे अभी मैराथन वीडियो मैथ का आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।